हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार एमएसआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10 का जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का तीसरा सेट, जिसमें हम लोग साइंस सब्जेक्ट का 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चनों का हल करेंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें आप हर सही आंसर के लिए 5-5 मार्क्स दिया जाए। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका बहुमूल्य राय दीजिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल के बीच इस प्रकार के वीडियो को शेयर करते रहिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार के वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यह पूछा गया है कि ओम का नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सत्यापन कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा ही, ये 100% तय है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए ओम का नियम और उसका सत्यापन जरूर आप लोग याद कर लें। देखिए, इसका आंसर इस प्रकार हम लोग लिखे हैं। पहले लिखे हैं ओम का नियम, इस प्रकार लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिएगा। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब नियत ताप जो फिक्स्ड टेम्परेचर होगा, किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है। ठीक है, ये है ओम का नियम। इस नियम में वो भी समानुपाती आई दिया है, जहाँ भी क्या है, भी है विभवांतर और आई है विद्युत धारा। तो ये दोनों क्या होता है, समानुपाती होगा। कब? स्थिर ताप पर। ठीक है, और यह अब हम भी समानुपाती को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी आर आ जाएगा। इस नियतांक कहते हैं इसे, यानी भी समानुपाती आई भी लिख सकते हैं या भी बराबर आई आर। अब हमें क्या करना है, ओम का नियम का हमें सत्यापन करना है। तो ओम का नियम का सत्यापन हम लोग इस प्रकार करेंगे, एकदम ध्यान से। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर देंगे। देखिए, ये फिगर सिंपल सा फिगर दिया हुआ है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक विद्युत परिपथ तैयार करेंगे। जो इस प्रकार विद्युत परिपथ तैयार करेंगे, ये है चालक तार और ये है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और ये समांतर क्रम में क्या जोड़ा गया है, विभवांतर को जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा कि इसको पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ना है, जबकि श्रेणी क्रम में इसको एमीटर को जोड़ा गया है और यहाँ एक बैटरी लगा दिया है, साथ ही कुंजी भी है। तो इस प्रकार हम लोग एक विद्युत परिपथ तैयार करेंगे ओम के नियम के लिए। पहले एक फिगर हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग जरूर दे दीजिएगा। फिर अब लिखना क्या है, ये देखिए। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए चित्र में दिए गए उपकरणों को लेकर परिपथ तैयार करते हैं। इसका परिपथ हम लोग तैयार किए। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में, याद रखिएगा, तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना है। ठीक है, बटन दबाने पर, यानी यहाँ अगर स्विच दबा देते हैं, दबाने पर धारा प्रवाहित होती है। फिर वोल्ट मीटर एवं एमीटर का पठन नोट कर लेते हैं। अब हम लोग स्विच दे दिए, बटन दबा दिए, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगा। तो हम लोग वोल्ट मीटर से और एमीटर से क्या करेंगे, हम लोग पठन नोट कर लेंगे। जितना भी उसमें अंक निर्देश करेगा, हम लोग उसको नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सेलों की संख्या बढ़ा या घटाकर धारा का मान बदलता है। अब हम लोग जो सेल है, बैटरी है, इसका जो वोल्टेज है, इसमें बढ़ोतरी करेंगे या घटा भी सकते हैं, घटाएंगे और बढ़ाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस संगत वोल्ट मीटर यानी जो दिया है वोल्ट मीटर और एमीटर जो दिया हुआ है, उसका फिर से हम लोग उस पठन नोट करेंगे कि क्या निर्देश दे रहा है, कितना अब दिखा रहा है, फिर उसको नोट करेंगे। यदि वोल्ट मीटर के पठन क्रमशः V1, V2 तथा V3 है, क्योंकि V मतलब वोल्ट। अब इसको वोल्ट मीटर में अगर V1, V2 और V3 दिखा रहा है, तो एमीटर क्रमशः क्या होगा, I1, I2 और क्या हो जाएगा, I2 का। I क्या है, जो विद्युत धारा है, और V जो है विभवांतर। अब हम लोग नोट कर लिए। तो अब गणना करने पर हमें ये मिलता है कि V1 में I1 धारा, V2 विभवांतर में I2 धारा और V3 में I3 धारा। तो ये सभी बराबर होगा नियतांक का। ठीक है, इस प्रकार ओम का नियम क्या होगा, सत्यापित होगा। ये लाइन लास्ट में जरूर लिखिएगा। इस प्रकार ओम का नियम सत्यापित होता है। अब क्या करना है, फिर एक सत्यापन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, एक ग्राफ का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, ये इसको हम धारा माने, इसको हम विभवांतर माने, और ये है ग्राफ। तो क्या है, क्या लिखा है, देखिए। एक्स अक्ष पर विभवांतर, एक्स अक्ष पर क्या है, विभवांतर है, और वाई अक्ष पर विद्युत धारा है। देखिए, धारा है।
धारा को लेकर आरेख खींचने पर एक सरल रेखा, ये जो सरल रेखा बीच में गया है, एक सरल रेखा की प्राप्ति होती है जो प्रमाणित करता है कि भी समानुपाती आई, यानी विभवांतर समानुपाती किसका होता है, आई का होता है। तो इस प्रकार भी हम लोग ओम का नियम को सत्यापित कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है, याद कर लीजिएगा जरूर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाएंगे। 4 प्रतिरोध दिया गया है जिसमें 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 6 ओम जो 4 प्रतिरोध का मान दिया गया है को जोड़ा गया है। पहला क्वेश्चन है कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो, कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो, कुल प्रतिरोध जो है निम्नतम हो और अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करना है। मानिए इसमें ये पूछ रहा है कि 4 रेजिस्टेंस दिया गया है जिसमें सभी का मान दिया गया है और किस में सबसे अधिक प्रतिरोध होगा और किस में सबसे कम प्रतिरोध होगा, किस प्रकार जोड़ने पर, और फिर अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। इसे इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे, क्या है कि जब सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, एकदम ध्यान से सीखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो हमें कुल प्रतिरोध जो होगा वो अधिकतम प्राप्त होगा। तो इसका पहला वाला आंसर में ये पूछा गया था कि किस क्रम में जोड़ना है तो अधिकतम प्राप्त होगा, तो ये होगा श्रेणी क्रम में, आंसर हो गया। अब बी नंबर में वही क्वेश्चन देखिए, जब प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी कहा जाता है, तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हमें कुल प्रतिरोध न्यूनतम यानी मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम मिलेगा श्रेणी क्रम में और मिनिमम मिलेगा पार्श्व क्रम में। तो ये और बी का उत्तर हम लोग पा लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है अधिकतम प्रतिरोध की गणना करना है, फिर हमें न्यूनतम प्रतिरोध का गणना करना है। तो चलिए हम लोग गणना करते हैं। पहले हम लोग अधिकतम प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। यहाँ R1 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 ओम, R2 का कितना दिया है 8 ओम और R3 का मान दिया है 12 ओम और R4 क्या है 6 ओम, क्योंकि ये सभी प्रतिरोध है जो उसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में यही तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का यही है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये याद रखना है हम लोगों को, कितना भी रेजिस्टेंस रहे उसको सीधा जोड़ देना है। तो इसमें कितना कितना था 4, 8, 12 और 16, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है 30 ओम हो जाता है। तो ये होता है मैक्सिमम यानी अधिकतम प्राप्त किए, वो भी हमें श्रेणी क्रम में जोड़कर। अब हमें क्या करना है, निम्नतम में आना है, निम्नतम प्रतिरोध को गणना करना है। उसके लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध हम इस फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्या है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, चाहे और कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, जितना भी रहेगा इस प्रकार जोड़ना है। मतलब इसमें 1/R होगा यानी बाई के रूप में होगा, बट्टा के रूप में होगा इसमें समांतर क्रम में। अब हमें क्या कर देना है, अब हम एक एक करके मान रख देना है। तो R1 का मान 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12 और R4 का मान 6। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। फिर हम लोग 4, 8, 12 और 16 का लॉस करेंगे तो 12, 24 होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस 24 को जो भिन्न का जोड़ होता है उस प्रकार इसको डिवाइड करके गुना करेंगे। तो 4, 6, 24 यानी 6, फिर 3, 8, 24 3 और 12, 24 फिर 2 और 4, 6, 24 तो मिल गया 4। इस प्रकार हमें यह क्या कर लेना है, इसको जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 बट्टा कितना है 24। अब फिर क्या करना है, अब 1/R बराबर 15/24 है तो इसे क्रॉस गुण कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अंश हर में हर अंश में चला जाएगा। यहाँ लौट देते हैं तो ये हो गया 3 से काट दीजिए तो 3, 8, 24 और 3, 5, 15। इस प्रकार 8/5 ओम होगा जो न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार हम लोग अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार 16 नंबर का हम लोग सही आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। मिसेल क्या है, पहले क्या लिखना है, मिसेल का आंसर लिखना है। मिसेल होता क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, इसमें यह पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, देखिए जब साबुन को जल में घुलते हैं तो इसके अणु एक विशेष प्रकार की संरचना उत्पन्न करता है। इसका एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तथा दूसरा सिरा
जल के बाहर होता है। इसी संरचना को मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग मिसेल का परिभाषा लिख लेंगे। फिर क्या है, दूसरा जो पूछा गया था, साबुन के अणु में एक आयनिक सिरा होता है और एक कार्बनिक सिरा होता है। एक आयनिक सिरा होगा और एक क्या होगा? कार्बनिक सिरा होगा। कार्बनिक सिरा जो है तेल का चिकनाई के साथ जुड़ जाता है तथा आयनिक सिरा पानी की तरफ होता है, जिससे मिसेल का निर्माण होता है। क्लियर है? ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है। ये सब अगर समय मिलेगा तो हम जरूर एक बार आप लोगों को बोर्ड में क्लियर करके समझाएंगे। अभी हम आंसर पर फोकस कर रहे हैं। जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। ठीक है, तीसरा पार्ट हम लोग इस प्रकार इसका आंसर लिख लेंगे। तीसरा पार्ट एल के बारे में था कि इथेनॉल में पानी जैसे पोलैरिटी जो होगा वो नहीं होती है, इसलिए इथेनॉल में मिसेल नहीं बन पाता, झाग नहीं बन पाता। तो इस प्रकार हम लोग 17 नंबर का आंसर लिख लेंगे। और आपको अगर डाउट है, अगर समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन का आंसर, जो बोर्ड में समझाना बहुत जरूरी है, फिर हम लोग सिर्फ आंसर पर अभी फोकस कर रहे हैं, तो जरूर आप लोगों को एक समय इसका आंसर समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। बी नंबर में पूछा गया है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न वैकल्पिक लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो दो क्वेश्चन वंशानुगत लक्षण के बारे में और मेंडल के प्रयोग के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, पहले हम लोग वंशानुगत लक्षण का डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतान संतति में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा लिखे हैं कि माता पिता जो है उससे ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा लक्षण या ऐसा गुण, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वंशानुगत लक्षण कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग डिफिनेशन दे देंगे। फिर हम लोगों को पूछा गया है कि मेंडल जो है किस प्रकार समझाए हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों से लंबे तथा बौने दो प्रकार के मटर के पौधे को संकरण कराया, मिलाया। संकरण कर प्राप्त संतति में लंबे पौधे एवं बौने पौधे की गणना करने पर पाया गया कि प्रथम पीढ़ी में यानी फर्स्ट वन पीढ़ी में कोई पौधा बौने नहीं था। यानी जब पहले पीढ़ी में लंबे और बौने को संकरण किया गया, मिलाया गया, तो देखा गया कि उसमें जो संतान संतति पैदा हुआ तो उसमें सभी क्या थे? लंबे पौधे थे। उसमें कोई नाटा नहीं पाया गया, यानी बौना पौधा नहीं पाया गया। तो फिर पीढ़ी यानी ये फॉर्म में कोई पौधा बौने नहीं था, सभी पौधे क्या पाए गए? लंबे पाए गए। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी F2 जिसे कहा गया है में सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि इसमें 1/4 बौने थे। से स्पष्ट होता हुआ कि किसी भी लक्षण जो है दो विकल्पी स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि पिता और माता दोनों गोरा गोरी है, मतलब बच्चा गोरा ही पैदा होगा या गोरी ही पैदा होगी। यह क्या हो सकता है कि दादा दादी वाला गुण भी यहाँ आ सकता है। यही है वंशानुगत लक्षण में मेंडल का अपना प्रयोग। इसमें थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं इस फिगर के थ्रू। फिगर में क्या है देखिए, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मेंडल ने पहले क्या किए कि ये टी यानी लंबा पौधे लिए, फिर ये छोटा टी जो स्मॉल लेटर लिखे है ये नाटा पौधे यानी बोना पौधा को लिया गया। तो ये फिर पीढ़ी में क्या देखा गया, जब क्रॉस किया इस टी से इस टी का, तो फिर देखिए ये टी हो गया, इस टी के साथ इस टी का, इस बड़ा से छोटा, फिर बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, क्योंकि लगातार 4 में देखा गया कि सभी पौधे जो है वो लंबे प्राप्त हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, जब सेकेंड पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में देखा गया कि इसी के बीच अगर क्रॉस कराया गया तो देखा गया है कि 3 जो है ये लंबे प्राप्त हुआ, लेकिन एक बोना पौधा हो गया। इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है कि 1/4 बोने पौधे दूसरी पीढ़ी में मिला। तो इस प्रकार मेंडल के प्रयोग द्वारा वंशानुगत लक्षण को समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं, जो लास्ट है इस वीडियो का और इस सेट का अंतिम प्रश्न क्या है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, वो आपको लिखना है। फिर बी नंबर पूछा गया कि हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय
कचरे में कौन से समस्याएं उत्पन्न होते हैं, यानी पहले आजीवन निम्नकरणीय पदार्थ का हमें क्या करना है, लिखना है क्या है, फिर उसका अगर उपयोग करते हैं तो हमारे लिए हमारे समाज का पर्यावरण का क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है वो हमें लिखना है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर आप लोग इस प्रकार लिखेंगे। पहले अजैव निम्नकरणीय पदार्थ का डिफिनेशन लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव द्वारा, बैक्टीरिया, वायरस द्वारा ये अपघटित नहीं होते हैं, नहीं सड़ते हैं, उन्हें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। फिर क्या था, 3 नंबर में हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 1, इससे जल प्रदूषण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है एवं पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, नदी नालों में बहाव रुक जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि इतना प्लास्टिक, इतना अजैव निम्नकरणीय पदार्थ रुक जाता है, जम जाता है, जिससे नदी नालों में क्या हो जाता है, बहाव रुक जाता है, जिससे पानी जम जाता है और पानी जम कर क्या होता है, गंदा कर देता है पानी को। इस प्रकार हम लोग दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखे हैं कि प्लास्टिक जैसे पदार्थ खा लिए जाने के कारण पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोगों के अतिरिक्त मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी जो होता है, बकरी जो है या गाय जो है वो क्या करता है, प्लास्टिक या उस प्रकार के पदार्थ को खा लेने से क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न होता है या कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है पशुओं की। तो इस प्रकार हम लोग 3 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं। 4 नंबर में क्या है कि अजैव निम्नकरणीय पदार्थ के कारण मृदा जो है, मिट्टी जो है कृषि योग्य नहीं रहता, जिससे फसल का उत्पादन घट जाता है। तो ये कई पॉइंट है जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ के कारण पर्यावरण प्रदूषित होती है, हमारे पर्यावरण के लिए समस्या पैदा होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जेसीईआरटी द्वारा सेट जारी किया गया मॉडल सेट का तीसरा सेट खत्म कर दिए। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। लगातार वीडियो को मिलता रहेगा। लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।